Welcome you to my YouTube channel Comprehensive Study. I welcome you all. Today we are going to start a new series of History of English Literature by R.D. त्रिवेदी। इस बुक में आपको मैं इस बुक की लाइन टू लाइन इजी एक्सप्लेनेशन हिंदी में दूंगी और इस बुक को हम बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे इस सीरीज़ में। और इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का पर्पज़ यही है कि हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की अच्छी नॉलेज हो जाए ताकि हम वर्क्स के लिटरल मीनिंग को आसानी से समझ सकें। इस बुक को हम स्टार्ट करते हैं। ये बुक्स जो है वो चैप्टर्स में डिवाइडेड है। चैप्टर्स बनाए गए हैं अलग अलग ताकि हमें एज वाइज किसी भी इरा का अगर कोई भी वहाँ की प्रोज है पोइट्री है तो हमें उसका अलग से बिल्कुल चैप्टर्स में डिवाइडेड की गई है। बहुत इजी लैंग्वेज है इस बुक की। और बेसिकली अगर हम इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो हमें इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत मस्ट है। चैप्टर 1 है इस बुक में द एंग्लो सेक्शन पीरियड। एंग्लो सेक्शन पीरियड जो है वो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री का जो है वो फर्स्ट स्टेप है। मतलब कि हमारा जो लिटरेचर है वो स्टार्ट कैसे होता है। जो हमारा हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है वो चैप्टर्स में वो इराज में डिवाइडेड है। तो एंग्लो सेक्शन जो है वो फर्स्ट पीरियड है इंग्लैंड का। तो एंग्लो सेक्सन जो है ये किसके नाम पे पड़ा है, ये इस पीरियड का नाम एंग्लो सेक्शंस जो कि 2 ट्राइब्स हैं, इन ट्राइब्स के नाम पे ही इस पीरियड का नाम पड़ा है। और ये पीरियड जो है वो 4th और 5th सेंचुरी से अप टू नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तक जो कि 1066 AD में हुआ था, वहाँ तक जो है वो ये पीरियड डिफाइन किया गया है। In order to understand the history of English literature, it is essential to know something about the people who have produced that literature। कि अगर हम किसी भी कंट्री का लिटरेचर पढ़ते हैं तो लिटरेचर जो है वो हिस्ट्री से कनेक्टेड होता है। अगर हमें वहाँ की हिस्ट्री की नॉलेज होगी तभी हम उस लिटरेचर को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि वर्क्स का मीनिंग जो है वो कई बार हिस्ट्री से भी डिफाइन होता है। लिटरेरी थ्योरी में भी हम पढ़ते हैं कि कैसे जो है हिस्ट्री किसी भी एक पर्टिकुलर वर्क को कैसे अफेक्ट करती है, क्योंकि हिस्ट्री की बदौलत ही एक राइटर होता है। एक राइटर जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी हिस्ट्री से अपनी सर्कमस्टांसेस से ज़रूर इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए हम पहले इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंग्लिश पीपल किस किस ट्राइब से बने हुए हैं, इंग्लैंड का निर्माण कैसे हुआ था। in order to understand the history of English literature, it is essential to know something about the people who have produced it। जिन लोगों ने इस लिटरेचर को प्रोड्यूस किया है हम उनके बारे में जान लें। The English are a composite race because various racial elements have entered into their making। जो इंग्लिश पीपल हैं वो एक कंपोजिट रेस है। कंपोजिट रेस मतलब वो कई सारी रेस से मिलकर बने हुए हैं, वो किसी एक ट्राइब से मिलकर बने हुए नहीं हैं, बल्कि वो मिक्सचर हैं। और वो मिक्सचर किसका है, केल्ट्स का, एंग्लो सेक्शंस का एंड नॉर्मन्स का एंड डेन्स का। ये 3-4 ट्राइब्स के लोगों ने मिलकर इंग्लैंड को बनाया है। द केल्टिक पीपल वर डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 पीपल। जो केल्ट पीपल हैं वो इन 3 ट्राइब्स, कौन सी 3 ट्राइब्स, एंग्लो सेक्शंस, डेन्स, नॉर्मन्स, इन तीनों चारों ट्राइब्स से अलग हैं। वो अलग क्यों हैं, क्योंकि जो ये केल्ट पीपल हैं ये इंग्लैंड के नेटिव पीपल हैं। और ये नेटिव पीपल हैं तो ये जो केल्टिक पीपल हैं वो इसेंशियल ऑफ द सेम काइंड ऑफ टेक्टोनिक स्टॉक। जो टेक्टोन है, टेक्टोनिक मतलब कि जो ये जर्मैनिक ट्राइब्स हैं इनसे ये थोड़े से काइंड हैं, ये इतने ज़्यादा रूड, वाइल्ड या बारबेरिक नहीं है जितने कि ये टेक्टोनिक ट्राइब्स हैं, जर्मैनिक ट्राइब्स हैं ये सारी। एज द क्लैंड्स वर
practically displaced by Teutons. The Englishman of today is essentially Teutonic in character, tempered by Celtic. जो Englishman है आज के वो इसेंशली ट्यूटोनिक है। ट्यूटोनिक मतलब कि क्योंकि अगर हम भी जो हैं वो अपने पूर्वजों से हमारा नेचर कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, तो इंग्लिश पीपल का जो नेचर है वो ट्यूटोन से मिलता है। ट्यूटोनिक मतलब ट्यूटोनिक है ये नेचर में, क्योंकि लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ गुण, कुछ विशेषताएं जो है वो केल्ट्स पीपल की भी मिलती हैं। द केल्टिक स्ट्रेन इज स्ट्रोंगर इन स्कॉटलैंड। जो केल्टिक स्ट्रेन है वो स्कॉटलैंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो स्ट्रॉन्ग क्यों था? क्योंकि स्कॉटलैंड में बहुत ज़्यादा केल्ट्स रहते थे एंड इज़ डोमिनेंट इन वेल्स। और ये केल्ट्स डोमिनेंट भी कहाँ थे? वेल्स में भी इनका डोमिनेंस था। फॉर द वेल्स आर द ओनली ट्रू डिसेंडेंट्स ऑफ एंशियंट केल्ट। क्यों? क्योंकि वेल्स पीपल जो हैं वही ओनली ट्रू डिसेंडेंट्स हैं एंशियंट केल्ट्स का। मतलब केल्ट्स का ओरिजिन हुआ कहाँ से है? वेल्स से। वेल्स से ही जो है ये ओनली ये इनकी उत्पत्ति हुई है। नाउ लेट अस कंसिडर ब्रीफली ईच ऑफ दीज फोर पीपल हुज मिक्सिंग टुगेदर हैज़ प्रोड्यूस द इंग्लिश नेशन। इसलिए अब हम ब्रीफ में पढ़ेंगे कि फोर टाइप्स ऑफ पीपल कौन से हैं? एंग्लो सेक्सन, जूट्स एंड जर्मैनिक ट्राइब्स हैं ये, नॉर्मन्स एंड डेन्स। ये 3-4 प्रकार के जो भी टाइप के जो ट्राइब्स हैं इनके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं द केल्ट्स। इनको हम प्रोनाउंस सेल्ट्स भी बोल सकते हैं और केल्ट्स भी, बट हम इनको केल्ट्स ही बोलेंगे। वर ए ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियंस दैट हैड सेटल्ड इन वेस्टर्न यूरोप इंक्लूडिंग इटली, फ्रांस एंड स्पेन। जो ये केल्ट्स है ये स्टार्टिंग में कहाँ पे सेटल हुए थे? ये सेटल हुए थे इटली में भी हैं, फ्रांस में भी हैं और स्पेन में भी हैं। एज इन द 6th और 7th सेंचुरी। कब? 6th और 7th सेंचुरी में द केल्ट्स ऑफ गोल किसको बोलते हैं? हम फ्रांस को बोलते हैं। जो फ्रांस के जो केल्ट्स थे कोल्ड गैलीज, उनको हम किस नाम से जानते हैं? गैलीज से। वर कॉन्कर्ड बाय जूलियस सीजर। उनको जो है जीत लिया किसने? जूलियस सीजर ने। मतलब उनके ऊपर रोमन्स ने अटैक किया और उनको अपने डोमिनेंस में ले लिया। किसको? केल्ट्स ऑफ फ्रांस को। तो जूलियस सीजर्स का वहाँ पे अब क्या हो गया? डोमिनेंस हो गया। वर ऑब्जर्व्ड बाय द रोमन्स दीज रोमनाइज्ड गैली। अब ये गैलीज कैसे हो गए हैं? रोमनाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे अब रोमन्स आ गए हैं, तो इनके ऊपर रोमन पीपल का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा था। वर कॉन्कर्ड एंड अब्जॉर्ब्ड बाय द फ्रेंक। अब ये रोमन भी हैं और गैलीज भी हैं, तो इनके ऊपर इनको किसने कॉन्कर्ड किया? फ्रेंक्स ने। एक ग्रुप ऑफ बारबेरिक, जो कि बारबेरिक बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड ट्राइब थी, जर्मैनिक ट्राइब है ये भी। टुवार्ड द एंड ऑफ 5th सेंचुरी। इनको कब किया? 5th सेंचुरी में, जो कि एंडिंग में इनके ऊपर अटैक कर दिया। किसने? फ्रेंक्स ने। आफ्टर द फॉल ऑफ द वेस्टर्न हाफ ऑफ द रोमन एम्पायर। अब रोमन पीपल वैसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन डिक्लाइन हो रहा था इस टाइम पे रोमन सिविलाइजेशन का, क्योंकि वेस्टर्न हाफ ऑफ द रोमन एम्पायर इस समय पे रोमन्स का डिक्लाइन चल रहा था। इसलिए जो है इसी डिक्लाइन में उनका मतलब कि इसी डिक्लाइन हो रहा था, उसी के अंदर यहाँ पे भी फ्रेंक्स ने जो है वो रोमन्स को कॉन्कर्ड कर लिया। क्लोविस द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड फ्रैंक अडोप्टेड क्रिश्चियनिटी अलोंग विद हिज सब्जेक्ट। अब ये क्लोविस है, ये फर्स्ट किंग है कहाँ के? यूनाइटेड फ्रैंक के। अडोप्टेड क्रिश्चियनिटी, ये पहले थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडोप्ट किया था अलोंग विद हिज सब्जेक्ट। अब इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडोप्ट किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने जो है अपने सब्जेक्ट छोड़ दिए। इन्होंने क्रिश्चियनिटी को और
अपने सब्जेक्ट्स को साथ साथ लेके चले गए। ही इज़ जनरली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच नेशन। और इनको ये जो है, इनको हम किस नाम से भी जानते हैं, इनको रिगार्ड किया जाता है द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच नेशन। द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज़ दैट फ्रांस इज़ दस बोथ जर्मन एंड रोमन। अब देखो फ्रांस, देखो ये है तो फ्रांस के अंदर ही, तो यहाँ पे अब ये खुद ही कंपोजिट रेस हो गई है। और वो कौन से पीपल हो गए, ये जर्मन भी हो गए हैं, रोमन भी हो गए हैं। तो इन दोनों का मिक्सचर पीपल कौन से हो गए हैं टुडे, जो कि आज फ्रेंच पीपल हैं वो। द केल्ट्स ऑफ आयरलैंड, जो आयरलैंड के केल्ट्स हैं, the Gaelies were perhaps the first occupants of a large part of England, but were later driven west into Ireland and north into Scotland by another group of Celt। जो आयरलैंड के अंदर केल्ट्स पीपल थे, वो परहैप्स द फर्स्ट ऑक्यूपेंट थे लार्ज पार्ट ऑफ इंग्लैंड। क्योंकि इंग्लैंड जो ग्रेट ब्रिटेन है उसके अंदर वेल्स भी शामिल है, उसके अंदर आयरलैंड भी है, स्कॉटलैंड भी है। तो वो फर्स्ट ऑक्यूपेंट्स थे वहाँ के, बट वर लेटर ड्रिवन वेस्ट इनटू आयरलैंड एंड नॉर्थ इनटू स्कॉटलैंड। लेकिन ये बाद में आयरलैंड के तो बिल्कुल वेस्ट में चले गए एंड नॉर्थ इनटू स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड के नॉर्थ में चले गए। बाय अनदर ग्रुप ऑफ केल्ट्स, द ब्रिथन्स और ब्रिटन्स, probably a spillover from France, the Gaelies lived relatively undisturbed in Ireland until the invasion of Scandinavian Vikings or Norsemen in the 9th and 10th century। तो ये पीसफुली वहाँ पे ब्रिटन्स जो है वो वहाँ पे रह रहे थे, पीसफुली रह रहे थे until जब तक इनके ऊपर किसने अटैक किया नहीं था, स्कैंडिनेवियन वाइकिंग्स और नॉर्समैन ने 9th और 10th सेंचुरी में इनके ऊपर जब अटैक किया तब ये डिस्टर्ब हुए। अदरवाइज़ ये वो केल्ट्स ऑफ आयरलैंड जो है वो पीसफुली तरीके से रह रहे थे। द आयरिश वर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी अबाउट द मिडल ऑफ द 5th सेंचुरी बाय सेंट पैट्रिक। अब जो ये आयरिश हैं इनको क्रिश्चियनिटी में किसने कन्वर्ट किया, इनटू द मिडल ऑफ द 5th सेंचुरी के मिडल में, बाय सेंट पैट्रिक। सेंट पैट्रिक का नाम क्रिश्चियनिटी में बहुत पुराना है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने लोगों को कन्वर्ट किया क्रिश्चियनिटी में। A Christian Britain take prisoner by the Irish raiders after the Roman withdrawal from Britain early in the 5th century। ही बिकेम द पैट्रन सेंट ऑफ आयरलैंड। अब ये आयरलैंड के अंदर क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रहे थे, तो ये पैट्रन सेंट बन गए आयरलैंड के। हिज मिशनरीज कैरिड द टॉर्च ऑफ आयरिश क्रिश्चियनिटी टू इंग्लैंड। अब पहले तो इन्होंने आयरलैंड में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया, फिर इनकी टॉर्च कहाँ तक पहुँच गई, इंग्लैंड तक। द अर्लीस्ट आयरिश पोइट्री डेट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ सेंट पैट्रिक। जो क्रिश्चियन पोइट्री है, आयरिश पोइट्री है, वो मतलब कि आयरलैंड के अंदर भी जो है वो सेंट पैट्रिक के टाइम पे ही शुरू हुई थी। लिटरेरी एक्टिविटी केम टू एन एंड आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ आयरलैंड बाय हेनरी II एंड इन 1182। मतलब 1182 में जब आयरलैंड के ऊपर हेनरी II ने अटैक किया था, तब वहाँ पे ये जो लिटरेरी एक्टिविटीज़, मतलब जो वहाँ का लिटरेचर लिखा जा रहा था वो स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हेनरी II का अटैक हो गया। Since then there has been little of interest in Irish literature until the Celtic revival in the beginning of the century in the work and poets of playwrights like W.B. Yeats and James Synge. Ireland remained under English rule until it became in 1937 an independent state under the name Eyre। मतलब कि आयरलैंड जो है वो 1937 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। तो उससे पहले आयरलैंड की हिस्ट्री में W.B. येट्स का नाम बहुत बड़ा है, और W.B. येट्स जो है वो आयरलैंड के एक ग्रेटेस्ट पोइट थे, और इन्होंने केल्टिक रिवाइवल नाम से एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। इन्होंने जो है वो अपनी आयरलैंड की हिस्ट्री को दिखाया है अपने वर्क्स में, वहाँ की कल्चर को दिखाया है। तो वहाँ की केल्टिक रिवाइवल मतलब कि वहाँ की कल्चर को, केल्ट्स की जो कल्चर थी, मतलब केल्टिक रिवाइवल किया इन्होंने आयरलैंड में अपने वर्क्स में। किसने? W.B. येट्स ने, जेम्स सिंज ने, और लेडी ग्रेगरी थी एक, वो भी इन्हीं के साथ थी। इन सब ने मिलकर जो है वो एबी थिएटर का
निर्माण किया था और उसका पर्पज़ यही था कि आयरिश लिटरेचर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। द केल्ट्स ऑफ इंग्लैंड ब्रिटन्स, और इंग्लैंड के केल्ट्स को हम किस नाम से जानते हैं? ब्रिटेन से। आफ्टर ड्राइविंग आउट द गेल्स ऑक्यूपाइड द साउथर्न हाफ ऑफ द आइलैंड, देयर हिस्ट्री बिगिंस विद द रोमन इन्वेजन अंडर जूलियस सीजर। अब जो इंग्लैंड के जो केल्ट्स थे उनकी हिस्ट्री बेसिकली कब से स्टार्ट हुई है? जूलियस सीजर के अटैक से। जूलियस सीजर ने इनको भी इन्वेड कर दिया था, इनके ऊपर भी अटैक किया था। वैन सीजर वॉज सबड्यूइंग गाल, द ब्रिटन्स ऑफ इंग्लैंड सेंट एड टू गैली देयर कज़न ऑफ गाल। जब हमने ऊपर पढ़ा ना कि जो जूलियस सीजर थे उन्होंने फ्रांस के ऊपर इन्वेड किया, फ्रांस को इन्वेड किया, फ्रांस के ऊपर डोमिनेंट पावर बन गया एक तरीके से रोम। तो उसके बाद फ्रांस के लोगों की हेल्प किसने की थी? इंग्लिश ब्रिटेन्स ने, मतलब जो केल्ट्स इंग्लैंड के थे उन्होंने फ्रांस के केल्ट्स की हेल्प की थी। तो इसीलिए जो है वो उनको हेल्प कर रहे थे, इसीलिए जूलियस सीजर ने इनको भी क्या किया? इन्वेड किया। सीजर thereupon invaded England just to punish the allies of conquered Gaul but did not penetrate deep into the country। लेकिन उन्होंने इनको इन्वेड तो किया लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया जितना फ्रांस को किया था। His expedition was exploratory and was followed by another next year. This was not a success and it was not until the reign of Claudius a century later that Britain was finally conquered by the Romans। और लास्ट में जो है वो क्लोडियस के टाइम पे ही रोमन्स ने ब्रिटेन को फाइनली कॉन्कर्ड कर लिया, क्योंकि जूलियस सीजर ने इनके ऊपर अटैक तो किया था लेकिन इतना ज़्यादा वो चाहते हुए भी इनके ऊपर एक डोमिनेंट पावर नहीं बने। लेकिन क्लोडियस के रेन में इंग्लैंड को पूरी तरीके से जीत लिया गया। द रोमन्स कॉन्कर्ड ब्रिटेन बट डिड नॉट पुश नॉर्थ इनटू स्कॉटलैंड। सो इसमें हमने इस बुक के ओनली 2 पेजेस पढ़े और इन 2 पेजेस में हमने क्या सीखा है कि इंग्लैंड का निर्माण कैसे हुआ, किन किन ट्राइब्स ने इंग्लैंड को बनाया है। इंग्लैंड के जो नेटिव पीपल है वो केल्ट्स पीपल थे, लेकिन केल्ट पीपल बहुत काइंड हार्टेड थे और उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी जर्मनिक ट्राइब्स थी जो कि बहुत वाइल्ड थी और उन वाइल्ड ट्राइब्स में ही कौन थी? एंग्लो सेक्शंस, जूट्स और नॉर्मन्स और डेन्स। ये सारी ट्राइब्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा बारबेरिक थी। इन ट्राइब्स ने जो है वो इन केल्ट्स के ऊपर अटैक किया और यहाँ पे अपना डोमिनेंस क्रिएट कर लिया। तो हमने यही पढ़ा है इस वीडियो में। आगे हम इस बुक को ऐसे ही कंटिन्यू वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।